नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। क्या मिडिल ईस्ट वॉर सिर्फ एक बहाना है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है, कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्योंकि सवाल अब सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है उस ऑयल खजाने का जिस पर टिकी है दुनिया की ताकत। और इसी बीच अमेरिका की नजरें टिकी हैं चीन पर, वो चीन जो दुनिया की फैक्ट्री है और जिसकी सांसें चलती हैं तेल की सप्लाई पर। तो क्या ईरान पर दबाव बनाकर अमेरिका असल में चीन की ऊर्जा नब्ज को दबाना चाहता है? क्या यह जंग हथियारों की नहीं बल्कि तेल, ताकत और ट्रेड की है? यही वजह है कि चीन अपनी घेराबंदी को भांप चुका है। लिहाजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब माओ जेडोंग जैसे मिशन में लगे हैं। 1964 में माओ ने चीन के उद्योगों और परमाणु ठिकानों को समुद्र तट से हटाकर सिचुआन और गांसू जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट कर दिया था। आज चीन के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों में फिर से मशीनों की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि जिनपिंग का मानना है कि तटीय शहर अमेरिकी हमले ज्यादा दिन झेल नहीं पाएंगे। इसलिए वे अपने परमाणु और औद्योगिक ढांचे को सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। लिहाजा सिचुआन के पहाड़ों में नए बंकर और प्लूटोनियम कोर बनाने की फैक्ट्रियां फिर से चालू हो गई। ये ठिकाने बताते हैं कि चीन एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन जानता है अगर उसकी समुद्री सप्लाई लाइन कट गई तो उसे अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। इसीलिए चीन ने पिछले 5 सालों में अपने हथियारों के आयात में 70% की कमी की है। इसका मतलब है कि वो अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। उसका रक्षा बजट अब अमेरिका के 1/3 तक पहुंच गया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान तो सिर्फ बहाना है, निशाना चीन का ऑयल खजाना है। क्या ट्रंप के जाल में फंस गया है ड्रैगन? मिडिल ईस्ट की महाजंग क्या चीन को घेरने की एक सोची समझी बिसात है ताकि चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन काटी जा सके? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी घमासान के पीछे असली सवाल यह है कि आखिर में फायदा किसे होगा और कौन बर्बाद होगा। इस सवाल का जवाब सालों पहले ही ट्रंप ने दे दिया था। 1987 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अमेरिका को ईरान। जय हिंद अभिषेक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत सीखने को मिलता है आपके चैनल पे, इतने ज्ञानी आपके को पैनलिस्ट आते हैं और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रंप ने 1987 की आप बात कर रहे हैं वो तो इतिहास हो गया, क्योंकि ट्रंप कल क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं, सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोल रहे हैं। जब उस पर ही लोगों को कोई विश्वास नहीं है, जब उस पर ही कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप अभी क्या बोल रहा है, 1 घंटे के बाद क्या बोल रहा है, तो 1987 में ट्रंप ने क्या बोला ये जरा बहुत दूर की हवा है। लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी अभिषेक कि चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है, जो असमंजस है, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज का नहीं है। ये 1947 में जब चाइना आजाद हुआ था, जब चिंग काई शेक ने जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बना था, पीपल्स पार्टी ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, तब से अमेरिका का चाइना के साथ में विरोध है। लेकिन अगर आप तो जो आपका सवाल है बेसिक हैशटैग कि क्या ये लड़ाई बढ़ेगी या वही खत्म होगी, आप चाहे तेल रोके चाहे ना रोके, चाहे चाइना को इसमें तकलीफ पहुंचाए चाहे ईरान को तकलीफ पहुंचाए, ये लड़ाई तो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से इश्यूज हैं। और आप मुझे टाइम दें थोड़ा सा बताने के लिए।
देखिए इसमें चाइना का इशू तो है ही। ईरान को उन्होंने अपनी 15 डिमांड दी है, ईरान ने 10 डिमांडें दी है। उधर इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, लेबनान में सीजफायर नहीं है, जितने खाड़ी के देश हैं वो वैसे परेशान हो रहे हैं। तो इसमें इश्यूज इतने सारे हो गए। ईरान का न्यूक्लियर इशू है, ईरान का मिसाइल इशू है, ईरान का जो उन्होंने पैसा दबा के रखा हुआ है कतारी बैंक में और बहरीन बैंक में, जो उसके ऊपर में 47 साल से आपने सैंक्शन लगा के रखी है, वो इशू है। तो द होल इशू, जैसे पटनायक साहब ने बताया, we have to look at it in a very holistic manner because the whole मामला is the whole सब चीज is very complex। अगर मैं दूसरे नजर से देखूं, देखिए चाइना भी चाहता है कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चले अभी से। क्यों? क्योंकि एक तो जो अमेरिका का दबदबा वहां पे उसके आइलैंड ऑफ ये जो आपका आइलैंड जिसके ऊपर झगड़ा चलता है, जो नॉर्थ में नाम याद नहीं आ रही तो वहां पर उसका दबदबा कम होता है। साउथ चाइना सी में जो चाइना चाहता है कि हम सुप्रीमेसी करें, वहां दबदबा कम होता है। एशिया पैसिफिक में उसका दबदबा कम होता है। तो इसमें चाइना तो चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि उसका तेल तो जा ही रहा है, उसका तो ईरान के साथ में दोस्ती है, ईरान को वो सपोर्ट कर रहा है, ईरान को इंफॉर्मेशन, सर्वेलियंस, सारा रिकॉनेसेंस, उनका बिल्कुल ये बैकडोर से है, लेकिन फ्रंट में और नाम अभी तक चीन का आया नहीं था। पहली बार फ्रंट में इस तरीके से नाम आया है। आई विल फिनिश इट। तो अमेरिका के दो एम्स मेरे को दिखते हैं। एक तो जो भी कभी होता है शॉर्ट टर्म एम, लॉन्ग टर्म एम। लॉन्ग टर्म एम भले ही ऑयल का हो कि इस एरिया के तेल पर कब्जा करना है, तभी उसने यहाँ पर इतने, आप देखेंगे कि इतने सारे बेसिस बनाए हुए, 13 ठीक है जैनी सर, आता हूँ फिर से, बेसिस बनाए हुए हैं। और लेकिन शॉर्ट टर्म एम जो है, वो शॉर्ट टर्म एम तो ईरान ही है। क्यों? क्योंकि उसका जो भाईबंद है इजराइल है, नेतन्याहू है, उनका स्ट्रेटेजिक डिजाइन है। ठीक है जैनी सर, आता हूँ फिर से। श्रुति मैम, क्या अभी की स्थिति में निशाना अमेरिका का चीन ही था? इसी वजह से आप देखिए, एक तरफ रशिया क्योंकि यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, उसके बाद पहले वेनेजुएला और उसके बाद फिर ईरान पे अमेरिका ने इस तरीके से अटैक किया। और ईरान, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं दर्शकों को वो बता देता हूं, फिर श्रुति मैम आपसे इसका जवाब ले रहा हूं। दो तरफ से फंसा है चीन। हॉर्मुज के बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी घिरा है। हॉर्मुज के बाद अमेरिका ने मलक्का की घेराबंदी तेज कर दी है। स्टेट ऑफ मलक्का रूट पर चीन की टेंशन बढ़ गई है। अब यूएस विमान मलक्का के सकरे रास्ते पर आसमान से नजर रखेंगे। इंडोनेशिया के साथ हुए रक्षा समझौते के बाद अमेरिकी अब एक्शन में हैं। स्टेट ऑफ मलक्का में समुद्री बिसात पर असली किंग भारत है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने मलक्का की घेराबंदी की अमेरिका की। अब एशिया के हॉर्मुज पर नजर है। जिनपिंग के लिए नई टेंशन जो है वो ये साफ तौर पर अब दिख रही है। जिस देश की खुद की क्रेडिबिलिटी ना हो, जो देश खुद आतंक को प्रोड्यूस करता हो, और ये खुद ट्रंप भी मानते हैं, उसके बावजूद इस पे इतना रिलाई क्यों? देखिए, अगर वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके अमेरिका काउंटर टेररिज्म पे एक्चुअली काम करते इतने सालों से, डेकेडों से, अभी काउंटर टेररिज्म खत्म क्यों नहीं हुआ? You have to understand, I have particularly think that was not their goal. अगर वो गोल होता तो जाके ऑपोजिशन रेबेलियन ग्रुप्स को फंड करके, आर्म करके, ट्रेन करके, CIA इंफॉर्मेशन देके, इंटेलिजेंस देके आप एक अनदर टेरर ग्रुप नहीं क्रिएट करते। अमेरिका हैज एंडेड अप क्रिएटिंग मोर टेरर ग्रुप in the name of counter-terrorism. So I defer that they're actually working on counter-terrorism. उनका गोल ही ये नहीं है, उनका गोल डोमिनेंस है, प्रॉफिट है, और वो कोई भी एजेंडा, कोई भी
पद्धति यूज करेंगे वो टारगेट अचीव करने के लिए। आपकी जो क्वेश्चन है पाकिस्तान के ऊपर, मैं आपको आपका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट करना चाह रही हूँ और लाना चाह रही हूँ कि असली मुद्दा अभी कहाँ पे है। देखिए, अभी जो पिछले कुछ सालों में आपने देखा है, गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान, ईरान, 5 सारे चीज में अभी अटैक हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो होने वाला वो है टर्की। क्यों मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान टर्की के साथ उनका पैक्ट है और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड दैट हैज न्यूक्लियर पावर। और जब टर्की के ऊपर अटैक करेंगे, अगर मान लो आपको मैं एक चीज और, अभी ईरान में जिस तरीके से फंसे हैं उसके बाद लग रहा है कि ट्रंप इस चीज के विषय में सोचेंगे भी। जी डेफिनेटली मेरे ख्याल से अभी वो इतना समय नहीं लगेगा वो ईरान टर्की के ऊपर अटैक करने के लिए, बिकॉज देखिए अभी ईरान के ऊपर एक नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने 47 इयर्स लिया है। 47 इयर्स तक उनको सैंक्शंस लगाई गई है, उनको इकोनॉमिकली क्रश किया गया। इकोनॉमिक टेररिज्म जो लिटरली कल जेडी वेंस ने बोला, उन्होंने अमेरिका उसके ऊपर इतना समय लगा के उनको दुनिया के सामने उनको खत्म करने की कोशिश किया है। टर्की के ऊपर जो अभी कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है नैरेटिव बिल्डिंग की, मैं एक पैटर्न देख रही हूँ। दिस इज एग्रेसिव एंड इट इज गोइंग टू बी क्विकर। वो 40 साल नहीं लेंगे ना 20 साल लेंगे ना 10 साल लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट। अब क्लोजिंग कमेंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा, जल्दी से 10-10 सेकंड में जवाब चाहेंगे, क्योंकि जो चर्चा की शुरुआत हमने की थी, नौशाद सर आप ही से शुरुआत करते हैं। 10-10 सेकंड में जवाब, क्या अमेरिका का निशाना फाइनली वही था चाइना, और चाइना ने भी अपनी तैयारी है एक तरीके से शुरू कर दी है? अमेरिका अपने हर दुश्मन को अलग अलग खाने में रख के देखता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो ईरान की जंग है वो किसी और मुल्क को नजर में रख के नहीं हो सकता है कि साइड फायदा है वो मिल जाए यहाँ पर, लेकिन आपने उसको सबक सिखा दिया है अच्छे से, और वो इस जंग से जिसमें इस्राइल की मोहब्बत में उससे निकल ओके सर 10 सेकंड में जल्दी से जवाब चाहेंगे। जजाती सर, देखिए अमेरिका का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पेट्रो डॉलर का हेजेमोनी को मेंटेन करना है, वो चाइना को कंटेन करना है, पर्टिकुलरली पेट्रो 1। और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि एंटायर हेजेमोनिक स्ट्रक्चर जो इनका इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और सारे जगह में इनका मौजूद रहे। तो मेरे ख्याल से ये मेन ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड अमेरिका। और रहा सवाल जो स्टेट एंड चोक पॉइंट्स, देखिए यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ 1982 है, उसके अंदर छोटा जवाब सर जल्दी से। और देखिए कंटेन करना, कंट्रोल करना, कोई ब्लॉकेट करना ये सिंपली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन सारा। जैनी सर जल्दी से 10 सेकंड में। अभिषेक, मैंने पहले भी ये बात बोली है, इनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म लड़ाई है इनकी चाइना से, सर यानी लॉन्ग टर्म लड़ाई खींचने वाली है। श्रुति मैम लड़ाई है, ठीक है जैनी सर। श्रुति मैम, कंट्रोल ऑफ ऑयल, दोनों ही लड़ाइयां ये नहीं जीत पाई। चाइना ने भी पिछले कितने सालों से सिर्फ अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मान के अपने कदम उठाए हैं, और अब ट्रंप के अंदर आते ही 2.0 रेजिम के अंदर चाइना को बुलजाई के एकदम डॉट सेंटर में रखा गया है। और जितने भी एक्शंस हुए हों, चाहे वेनेजुएला हो चाहे ईरान हो, उनका साइड बेनिफिट हमेशा यही रहा है कि चाइना के जो एनर्जी इंपोर्ट्स है, एनर्जी डिपेंडेंट नेशन के होते हुए उसको कंट्रोल करना। पूर्णिमा मैम जी, चाइना इज द फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ यूएस, सो वो हमेशा टारगेट है, लेकिन जिनको टारगेट करा जा रहा है, द अल्टीमेट गोल इज चाइना एट दिस पॉइंट। ओके मैम, चलिए मैम, बहुत शुक्रिया आप सभी का, सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।